चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर हमने डिस्कशन करनी है सेल पे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। सेल के बारे में कहा जाता है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मतलब भाई? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेल से मिलकर बना है और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन सेल की बुनियाद पे ही चल रहा है। अब अगर तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल है तो उसे आप यूनिसेलुलर कहोगे और उसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी है। और अगर एक से ज्यादा है तो उसे आप मल्टी सेल्यूलर कहोगे। सही, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेल, ये समझना बहुत जरूरी है। सही। अब सवाल ये होता है कि सेल की डिस्कवरी कब हुई। भाई सेल की डिस्कवरी के बारे में एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि सेल की डिस्कवरी तब हुई जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन होती है। और माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन होती है अबाउट 1590 के अंदर। और 1590 के अंदर माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ये वो पहले साहब थे जिन्होंने सेल को विजुअलाइज किया। इन्होंने क्या किया, वो आपने देखा होगा कांच की बोतल के ऊपर ना एक लकड़ी का ढक्कन आता है, उसको कहते हैं कॉर्क। उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। और उस कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो इन्हें इस तरह के कंपार्टमेंट्स मिले। और इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने नाम दे दिया सेल्यूलॉय का, जो बाद में बिगड़ के सेल बन गया। सही है। बट इन्होंने जो सबसे पहला सेल देखा था ना, वो था डेड सेल। क्योंकि कॉर्क सेल्स, कॉर्क बेसिकली जो आपका लकड़ी होती है ना, लकड़ी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मली डेड सेल्स होते हैं। उसके बाद एक साहब आए जिनका नाम था एंटनी वॉन लेवनहुक। ये वो साहब थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को दरियाफ्त किया। और लिविंग सेल सबसे पहले दरियाफ्त किए। सिंपल। अब सवाल यह होता है कि सेल को डिस्क्राइब करने के लिए किस तरीके से चीजों को आगे लेके चला गया। तो याद रखना, सेल को डिस्क्राइब करने के लिए एक थ्योरी आई जिस थ्योरी को कहा जाता है सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी दो बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शेल्डन और शॉन, बेसिकली उन्होंने दी। अब ये सेल थ्योरी दो पॉइंट्स बताती थी उस टाइम पे। पहला पॉइंट ये था कि दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम के तमाम सेल से मिलके बने। और दूसरी बात ये सेल की डेफिनेशन के बारे में बताता था कि सेल क्या है भाई। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल की डेफिनेशन बताता। जबकि जो तीसरा पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये होता है कि सेल आया कहां से। तो एक साहब आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चू। अब ये वो साहब थे जिन्होंने ये बताया कि नया सेल तब आता है जब पुराना सेल डिवाइड करता है। इसको लैटिन जबान के अंदर कहते हैं ओमनेस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम द डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। पुराना सेल डिवाइड करता है तब नया सेल आता है। ठीक है, सिंपल। ये बहुत सिंपल सी बात। ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स थे जो आपके जो सेल की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पे। तो देखो सेल हमारे पास दो तरह का होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सही, इसको जरा सुनना। प्रोकैरियोट वर्सेस यू कैरियोट। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे पास जो सेल है ना वो दो तरह का होता है। सेल कितनी तरह का है? दो तरह का। एक वो सेल है
जो प्रिमिटिव सेल है, बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं है, बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं होने का मतलब है कि उसे आप प्रिमिटिव कह सकते हो। अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि इस सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एब्सेंट होंगी। लेट सपोज ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, इस जेनेटिक मटेरियल के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील नहीं होंगे, तो ऐसे सेल को आप कहोगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है पुराना, कैरियोटिक वर्ड निकला है कैरियन से, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस, पुरानी चीज वेल डेवलप नहीं होती। जबकि जो दूसरा सेल है उसे आप कहते हो यूकैरियोटिक, दैट इज कॉल्ड द ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब यह है कि इसके पास प्रॉपरली, अगर आप इस सेल को देखोगे तो इस सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल के अराउंड बकायदा आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, न्यूक्लियर प्लाज्म मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। तो इस सेल को आप क्या कहोगे? इस सेल को आप कहोगे यूकैरियोटिक सेल। अब सवाल ये होता है कि सर प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल क्या है? तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपने याद रखनी है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपने कभी भी नहीं भूलनी प्रोकैरियोटिक। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक के अंदर आएंगे। एग्जांपल ले लो, ह्यूमंस, ठीक है, शीप्स, ये सारे जितने भी हैं वो सारे यूकैरियोटिक के अंदर आएंगे। सही है। अब आ जाए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो चलो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस के लिए वी नीड अ पिक्चर, और उस पिक्चर को हम जल्दी से ले आते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी अ मिनट। ये डायग्राम ज्यादा अच्छी, इसको ले आते हैं। चलो अब इधर देखना होगा। सही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। अगर इस पिक्चर को आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आपका कॉन्सेप्ट प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का यही क्लियर हो जाएगा। सही है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, चलो अब सुनते जाना। सबसे पहली बात, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात करता हूं तो पहली बात क्या हो गई कि हमारे पास, अगर आप गौर से देखो तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली इसी तरीके से मौजूद है, इसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। जब मेम्ब्रेन नहीं है तो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। अब इसे आप प्रोकैरियोटिक कह रहे हो, लेकिन सवाल ये होता है कि सर अगर इसके अंदर प्रॉपर कोई न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं है, तो जहां पे जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल की जगह को क्या कहते हैं? अब सुनना गौर से, वो रीजन जहां पे प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। सो न्यूक्लियोइड इज द रीजन वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, प्रॉपर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा। ये देखो न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ा सा ऑर्गेनील आपको और मिल रहा है, दैट इज द न्यूक्लियस। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ये क्या मिलती है? सेल वॉल मिलती है। कोई ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल ना हो? एग्जाम्पल, कोई ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें सेल वॉल ना हो? एक ही एग्जाम्पल है। हाँ भाई, तमाम के पास क्या है? सेल वॉल। किसके पास नहीं है? एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको सेल वॉल मिल सकती है।
कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेल वॉल मिलेगी, प्लांट के अंदर, फंजाई के अंदर यहां पे सेल वॉल मिल सकती है, बट इनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। अब सवाल ये होता है कि सर और मेजर क्या फर्क है, आपने न्यूक्लियस का एक फंक्शन बताया। अगर आप देखो तो यहां पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिल मिल रहे हैं जिसके अराउंड मेम्ब्रेन मौजूद, कौन से, यूकैरियोट्स के, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है ही नहीं। तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल नहीं है, यूकैरियोटिक में तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है। अब सवाल ये होता है कि सर अगर यहां पे कोई कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो कौन फंक्शन करता है बाकी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे मौजूद है, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो होता ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है और यहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं मीजोजोम। ये मीजोजोम वही प्रेजेंट होगा जहां पे प्रोकैरियोटिक सेल है। और ये मीजोजोम क्या काम करता है, ये मीजोजोम बेसिकली रेस्पिरेशन का काम करता है, ये मीजोजोम और भी कई सारे काम करता है। अब एक बात यहां पे और याद रखने वाली है कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनील ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर मिलते हैं। कौन से सेल है, कौन से ऑर्गेनील है जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर मिलता है, दैट इज राइबोसोम। याद रखना राइबोसोम, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे भी। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर मिलता है। बस फर्क इतना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में छोटे साइज का होता है, 70s नेचर का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में बड़े साइज का होता है, ये 80s नेचर का होता है। उसके अलावा समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि हमारे पास एक प्रोटीन होता है डीएनए के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड द हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन आपको यूकैरियोट्स के अंदर मिलेगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं मिलता। उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे याद रखने वाली है वो ये कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, नॉर्मली इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जब आप उसे देखोगे वो सर्कुलर होता है, और अगर आप इसे कॉइल की फॉर्म में लेकर आना चाहो ना, क्रोमोसोम की तरह बनाना चाहो, तो आपको नजर आएगा ये स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड कुछ इस तरह का डीएनए बन जाए। सही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेजर फर्क क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं, हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस की बात कर ली। सही है। अब आ जाते हैं हम कुछ और चीजों के ऊपर, और वो और चीजें क्या हैं भाई, एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो इसको भी जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमने ये तो हम पढ़ ही रखा है। सही है, चलो जल्दी से हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के मेजर डिफरेंस को भी पढ़ लेते हैं। सही है। चल, ये हमारे पास आ गया एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर फर्क क्या है, सबसे मेजर फर्क है सेल वॉल का। प्लांट सेल में ये बाहर वाली कवरिंग मिलती है, दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल, और ये सेल वॉल मिलके बनी होती है सेलुलोज से। जबकि जबकि एनिमल सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं, नो सेल। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे पास प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल मिलता है। वैक्यूल का काम क्या है, फूड को स्टोर करना, तो यहां पे एक बड़ा सा वैक्यूल मिलेगा, ये फूड स्टोर करता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर कोई वैक्यूल नहीं होता, या होता है तो बहुत छोटे साइज का होता है, बहुत मल्टीपल होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं। अब जाहिर सी बात है, वैक्यूल इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस कहां चला जाएगा, साइड में। एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं है तो न्यूक्लियस कहां होगा, बीच में। प्लांट सेल में एक और फर्क क्या है, प्लांट सेल के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, प्लांट सेल के अंदर यहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ये देखो ये क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है। एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। एक और मेजर डिफरेंस, एनिमल सेल में लाइसोसोम मिलेगा, प्लांट सेल में लाइसोसोम का काम वैक्यूल ही कर रहा होता है, तो वहां पे कोई लाइसोसोम होता नहीं है, अगर होता है तो रेयरली मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आपको एक ऑर्गेनील मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल, जिसे आप सेंट्रोजोम भी कह सकते हो, फर्क सेंट्रियोल सेंट्रोजोम का क्या है वो हम आगे देखेंगे। बट याद रखना कि यहां पे एनिमल सेल में सेंट्रियोल है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं। इस सेंट्रियोल का काम है सेल डिविजन। सही। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर फर्क क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एक और फर्क है, वो क्या है बता सकता है मुझे कोई, एनीवन? बहुत सिंपल सा फर्क है, वैसे वो कोई इतना बड़ा फर्क है नहीं, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ,
याद रखना कि एक प्लांट सेल और दूसरे प्लांट सेल के दरमियान इस तरीके से जगह होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। हाँ, शेप का तो डिफरेंस होता ही होता है, बट चलो आगे बढ़ते हैं। सही है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक है, पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की, देन वील मूव फॉरवर्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं, और यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल वॉल। ठीक है, चलो सेल वॉल की बात करते हैं। तो सवाल ये होता है कि सर सेल वॉल क्या होती है। देखो सेल वॉल, कुछ सेल्स के अंदर एक आउटर बाउंड्री मिलती है, एंड दैट इज कॉल्ड अ सेल वॉल। अब ये सेल वॉल जो है ना, ये सेल वॉल जो है, ये आपको देखने को मिलेगी। आउटर बाउंड्री तो है, बट ये हर सेल में नहीं होती। और याद रखना, अगर आपसे पूछे आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री, तो आपने सेल मेम्ब्रेन कहना, क्योंकि सेल वॉल के पास कोई लिविंग प्रॉपर्टी नहीं होती। इसीलिए अगर जब भी आपसे पूछा जाए आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री, तो आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो प्लांट सेल की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज शो करते, लिविंग प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। लिविंग प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है वो अभी हम आगे देखेंगे। सही। अब सवाल ये होता है कि सर सेल वॉल कहां मिलेगी। प्रोकैरियोट्स के अंदर, फंजाई के अंदर, आल्जी के अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो ये आती कहां से, बनती कैसे। ये बनती है गोल्जी से। गोल्जी सिक्रीट करता है। सो सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय गोल्जी। अब कुछ बुक्स कहती है कि प्रोटोप्लाज्म से सिक्रीट होता है। भाई गोल्जी प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही तो आता है, अभी हम देखेंगे ना प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अब सर अगर ये सेल वॉल प्रोकैरियोट्स के अंदर मिल रही है, प्लांट्स के अंदर मिल रही है, एल्जी के अंदर मिल रही है, तो ये किस चीज से मिलकर बनी है। कोई तो फर्क होगा, बिल्कुल फर्क है। अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर ये सेल वॉल मिलकर बनी होती है सेलुलोज से। अगर मैं बात करता हूं फंजाई की, तो ये मिलके बनी होती है काइटिन से। अगर मैं बात करता हूं बैक्टीरिया की, तो ये मिलके बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। सही है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं एलजी की, तो ये ग्लाइकेन्स और सेलुलोज वगैरह से मिलकर बनी होती है। बहरहाल एलजी आपने नहीं याद रखना, ये तीन ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल की कॉम्पोजिशन याद रखनी है। हमारे जो मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है प्लांट सेल। ठीक है, हमारा मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, प्लांट सेल वॉल। तो आपको प्लांट सेल वॉल के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। सही है, चलो तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं प्लांट सेल वॉल। तो हमारी असल डिस्कशन जो है ना वो प्लांट सेल वॉल की। चलो एक पिक्चर ले लेते हैं जल्दी से, क्योंकि पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चल अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। सही, ये अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको जो है ना वो समझना बहुत जरूरी है। सही, देखो अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, अब अगर मैं बात करता हूं सेल वॉल की। ठीक है, तो याद रखना प्लांट सेल वॉल में आपको तीन लेयर्स नजर आएंगी। अगर आप गौर से देखो तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो कुछ है वो सेल वॉल है। सेल वॉल की तीन लेयर्स हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो एक लेयर वो है जो इस सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट करती है। दिस इज कॉल्ड द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के बिल्कुल अंदर ये वाली जो लेयर है ना,
दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल वॉल। और इसके अंदर ये जो आपको मिल रही है, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेल वॉल। तो मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो अगर आप सेल वॉल को देखोगे, प्लांट सेल वॉल को, तो प्लांट सेल वॉल की कितनी लेयर्स हैं भाई? 3 लेयर्स है। मिडिल लैमेला, उसके अलावा प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल। अब इन तीनों की अलग अलग से हमने कुछ डिस्कशन भी करनी है, तो हम जल्दी से उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, याद रखना कि लेट सपोज सबसे पहले मैं अगर मिडिल लैमेला की बात करूं, तो देखो मिडिल लैमेला इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये मिडिल लैमेला होती है ना, ये बनती कैसे है ये समझना बहुत जरूरी है। आपने इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर तो देखा होगा, ना देखा होगा तो मतलब कभी मैप में तो देखा होगा। अब लेट सपोज जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो रहे थे, इंडिपेंडेंस हो रही थी, तो इंडिपेंडेंस के वक्त एक लाइन खींची गई। उस लाइन ने दो ममालिक को सेपरेट कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जब सेल डिवीजन हो रही थी, तो सेल डिवीजन में दो सेल को अलग करना था। तो उस वक्त जो सबसे पहली दीवार बनती है, याद रखना, सेल डिवीजन के दौरान जो सबसे पहली दीवार बनती है, उसे आप कहते हैं मिडिल लैमेला। तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। तो साइटोकाइनेसिस के नतीजे में जो पहली वॉल बनती है, उसे आप क्या कहते हो? मिडिल लैमेला। अब सवाल ये होता है कि सर मिडिल लैमेला तो एक सेल को दूसरे सेल से अलग कर रही है। बिल्कुल इसी तरीके से, अगर आप दूसरे अल्फाजों में कहो, तो क्या आप ये कह सकते हो कि दोनों सेल को, साइटोकाइनेसिस का मतलब है जहां पे आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है, ये सेल डिवीजन का तो बेसिकली टॉपिक है। अब होता क्या है? अब होता यह है कि हमारे पास जब दो सेल को, दो सेल की बाउंड्री क्या है? लेट सपोज ये दो सेल है, इन दो सेल की बाउंड्री क्या है? ये मिडिल लैमेला। क्या मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि मिडिल लैमेला दो सेल को जोड़े रखिए? हाँ क्या ना? बिल्कुल कह सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि सेल, मिडिल लैमेला दो सेल को जोड़ के रखिए। अब मिडिल लैमेला अगर दो सेल को जोड़ के रखी है, तो इसका मतलब है मिडिल लैमेला में कोई ना कोई तो ऐसी ग्लू है जो दो सेल को जोड़ रही है। और उस ग्लू का नाम क्या है? उस ग्लू का नाम है पैक्टिन। पैक्टिन अकेला नहीं मिलता, बल्कि पैक्टिन के साथ आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वाली चीजें भी मिल सकती है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टिन, पैक्टिन चिपकाने का काम करता है। सही। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सही। अब आ जाते हैं हम मिडिल लैमेला के बाद प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर। अब सेल बन गया, एक प्रॉपर सेल। अब सेल बनने के बाद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सही है। अब अगर आपको मैं यहां पे डायग्राम दिखाऊं, यही डायग्राम हम यहां देखते हैं, सही है। इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया ना, तो चीजें आसान होती है। देखो, अगर आप गौर से देखो, तो ये बाउंड्री क्या है? मिडिल लैमेला। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रही है ना, दिस इज द प्राइमरी सेल। तो याद रखना, सेल डिवीजन के बाद, अच्छा अब बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हमारी किताब में लिखा है कि द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल इज द प्राइमरी सेल वॉल, बट आपने तो अभी कुछ और बताया। बेटा दो अलग अलग बातें हैं ये दो अलग अलग बातें। दो अलग अलग बातों का मतलब क्या है? दो अलग अलग बातों का मतलब यह है कि हमारे पास जो सेल डिवीजन के दौरान पहली दीवार बनी थी, वो थी मिडिल लैमेला। बट समझने वाली बात यह है कि प्राइमरी वॉल का मतलब क्या होता है? प्राइमरी वॉल का मतलब यह कि सेल बन चुका है। अब सेल अब सेल बनने के बाद जो पहली दीवार बनाएगा, वो अंदर की साइड बनाएगा। कहां? मिडिल लैमेला के अंदर वाली साइड पे। एंड दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल वॉल। कहां मिलेगी आपको? ये प्राइमरी सेल वॉल आपको मिलेगी यंग डिवाइडिंग प्लांट्स के अंदर, यंग डिवाइडिंग सेल्स के अंदर। और जब नॉर्मली ये मेच्योर होने के बाद रिजिड हो जाती। याद रखना कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से बनी है, एंड दैट इज द हेमीसेल्यूलोस। हेमीसेल्यूलोस एक चीज, और दूसरी चीज जो यहां पे आपको मिलती है, दैट इज द सेल्यूलोस।
और सेल्यूलोज कैसे मिलता है? सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं कुछ इस तरह से क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर वो अरेंज होते हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब है आपने कभी वो बुढ़ियाओं को बुनते हुए देखा होगा कपड़ा, वो बिल्कुल इसी तरीके से बुनती हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि कपड़े के अंदर स्ट्रेंथ आती है। तो स्ट्रेंथ लाने के लिए ये जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है ना, ये आपको सेलुलोज की मिल रही होती है प्राइमरी सेल वॉल पे। सही। अब होती है एक सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? चलो उसको हम यहां लिखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेकेंडरी सेल वॉल कहां है, तो आप लोकेशन क्या बताओगे? पिक्चर को देख के लोकेशन बताओ जल्दी से। वेयर द सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। अगर आप देखो, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या मौजूद होती है? सेकेंडरी सेल वॉल। बट सेकेंडरी सेल वॉल हर सेल के अंदर आपको नहीं मिलती। नॉर्मली वो सेल्स जो बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं उन सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। और जिन सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, वो सेल्स के अंदर देखो कितनी ज्यादा मोटी सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। जब सेकेंडरी सेल वॉल इतनी ज्यादा मोटी बन जाती है तो सेल के अपने लिए जगह जो है वो बहुत कम हो जाती है। और जब सेल के अपने लिए जगह बहुत कम हो जाती है तो अल्टीमेटली इसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला यह आता है कि सेल डाई कर जाता है। तो नॉर्मली वो सेल जिनके पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है, क्योंकि वो सेकेंडरी सेल वॉल इतनी मोटी होती है, और इस मोटी होने की रीजन एक कंपाउंड है जिसका नाम है लिग्निन। तो लिग्निन क्योंकि आके डिपॉजिट हो जाता है, तो लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से सेकेंडरी सेल वॉल बहुत मोटी हो जाती है। और जब सेकेंडरी सेल वॉल बहुत मोटी हो जाती है तो अल्टीमेटली सेल डाई कर जाता है। तो नॉर्मली वो सेल जिनके पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो डेड सेल्स होते हैं। अब ये आपके DUHS 2023 के पेपर के अंदर पूछा गया था कि किसकी वजह से आपका जो सेल है वो डाई कर जाता है, दैट इज अ सेकेंडरी सेल वॉल, और लिग्निन उसके अंदर डिपॉजिट होता है। किसी सेल के आप एग्जांपल दे सकते हो जिसमें सेकेंडरी सेकेंडरी सेल वॉल हो? यस, सपोर्टिंग सेल्स। एग्जांपल इज स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा। सही है, स्क्लेरन कायमा इज द एग्जांपल। अब सवाल ये होता है कि सर सेल वॉल का काम क्या है? चलो अब सेल वॉल के जल्दी जल्दी फंक्शंस गिनवाओ। जल्दी जल्दी सेल वॉल के फंक्शंस गिनवाओ। सेल वॉल के फंक्शंस, सेल वॉल के फंक्शंस क्या है? भाई सेल वॉल सख्त है, रिजिड है। तो सेल वॉल का सबसे मेजर फंक्शन क्या होगा? अगर आप सेल वॉल का यहां पे फंक्शन लिखना चाहो, मैं यहां पे फंक्शन लिखता हूं सेल वॉल का, ठीक है। अगर आप सेल वॉल के फंक्शन लिखना चाहो तो क्या क्या बताओगे? सेल वॉल क्योंकि रिजिड होती है, सख्त होती है, तो ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। दूसरी बात, दूसरी बात कि सेल वॉल के अंदर ही प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ये प्लाज्मोडेस्माटा एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेकर जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे याद रखनी है वो क्या? प्रोटेक्शन। तो आपकी सेल वॉल प्रोटेक्शन देती है अंदर मौजूद चीजों को, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ना सिर्फ प्रोटेक्शन बल्कि सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो ये मेजर आपके फंक्शंस हैं किसके? सेल वॉल के, जो आपने याद रखने। सही है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये होता है कि क्या सेल वॉल, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है। क्या सेल वॉल हमारे पास किसी भी चीज को अंदर जाने देती है? याद रखना, ये जो सेल वॉल होती है ना, इसको नॉन लिविंग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये फुल्ली परमिएबल है। परमिएबल का मतलब है किसी चीज को रोक टोक नहीं करती कि सेल के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये हर चीज को सेल के अंदर भेज सकती है। तो क्योंकि इसको नहीं पता कि किसी चीज को सेल के अंदर भेजना है किसको नहीं भेजना, तो इसके अंदर लिविंग प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा नहीं होता। सही है। तो याद रखना है कि सेल वॉल के अंदर परमिएबिलिटी मौजूद होती है, फुल्ली परमिएबल होती है, हर चीज को जाने देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक सेल है और उस सेल को ले जाके आप एक ऐसे पानी के अंदर डाल देते हो, जो पानी कैसा होता है? जो पानी होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक पानी का क्या मतलब है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है? लेट सपोज, इधर देखना, गौर से देखना इधर। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपकी मेजर अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़े क्लियर हो जाएंगे। सही। चलो इधर सुनो। लेट सपोज मेरे पास मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, और इस सॉल्यूशन की खासियत ये है, इस सॉल्यूशन को बनाने के बाद मैंने इसमें सेल डाला, जिसके पास सेल है। इस सॉल्यूशन की खासियत यह है कि इसके अंदर सॉल्यूट कम है और वाटर ज्यादा है।
तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो दूसरे के मुकाबले में, उसे कहते हो आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर मैंने ऐसा सेल जिसके पास सेल वॉल थी उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, तो अब क्या होगा? पानी अंदर आने की कोशिश करेगा, सेल के अंदर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेल में तो पानी कम है। अब ये सेल स्वेल करेगा, बट क्या ये स्वेल बर्स्ट कर जाएगा? सवाल है, क्या ये सेल बर्स्ट कर जाएगा? ये सेल बर्स्ट नहीं करता। क्यों बर्स्ट नहीं करता? क्योंकि इसके अराउंड सेल वॉल है, और सेल वॉल इसको ऑस्मोटिक लिसिस से बचाएगी, ऑस्मोसिस की वजह से फटने से बचाएगी। तो आप यहां पे एक पॉइंट और लिख सकते हो कि इट प्रोटेक्ट फ्रॉम दी ऑस्मोटिक लिसिस, प्रिवेंट ऑस्मोटिक लिसिस। सही है, ये याद रखने वाली है। चलो यहां पे आके हमारा जो सेल वॉल का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू द टॉपिक ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चलेंगे। सही है, चलो अब बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। चलो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अब अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करता हूं तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक बात याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री, और तकरीबन तकरीबन क्या, दुनिया के हर सेल में आपको क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। सो सेल मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। तो याद रखना, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री। दिस इज द सेम लाइन जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। लिविंग बाउंड्री का मतलब ये कि इसे पता है किस चीज को अंदर भेजना है, किस चीज को अंदर नहीं भेजना। अभी हम देखेंगे भी, और ये आपको हर सेल में मिलेगी। इट इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। अब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? भाई ये सेल है, ये बाहर वाला एनवायरनमेंट है, इसे आप कहोगे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। ये अंदर वाला एनवायरनमेंट है, जैसे आप कहोगे इंट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर वाली चीज जगह है, इंट्रा सेलुलर कहोगे। सेल मेम्ब्रेन का काम है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को सेपरेट रखना। अब सेल मेम्ब्रेन के कई नाम आपको मिलेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज, एक ये जहां भी लिखू ना इसका मतलब होता है ऑल्सो नोन एज। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लीमा। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल सरफेस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये याद रखना है। अब सवाल ये होता है कि सर सेल मेम्ब्रेन बनी किससे? व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? हाउ कैन यू एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? ठीक है, अब कॉम्पोजिशन सुनना, मेरी बात गौर से सुनोगे ना, चीजें याद रहेंगी, आपको बहुत आराम से याद रहेंगी, इतना बड़ा मसला नहीं। सही है, आ जाओ कॉम्पोजिशन के ऊपर। तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। किससे भाई? फॉस्फोलिपिड से। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो, अच्छा अब समझने वाली बात यह कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये मिलके बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। सो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? फॉस्फोलिपिड। अब सर ये फॉस्फोलिपिड कॉम्पोजिशन कैसे होती है भाई? इसको जरा सुनना।
जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, अगर आप इसको देखो तो फॉस्फोलिपिड का पहले स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। देखो फॉस्फोलिपिड को जब आप देखते हो ना, तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्यों? क्योंकि ये पोलर होता है। ये पोलर होता है, पोलर चीजों से मिलकर बना होता है। ये हम पढ़ेंगे आगे जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनेंगे। इसे आप कहते हो पोलर हेड। अब क्योंकि ये पोलर है, तो इसे ये वाटर अट्रैक्ट करेगा। इसे आप हाइड्रोफिलिक भी कहते हो। सही है, हाइड्रोफिलिक भी कहते हो। एंड दिस इज द टेल। और टेल क्योंकि हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी है, तो इस टेल को आप नॉन पोलर कहोगे। नॉन पोलर का मतलब ये कि वाटर को रिपेल करेगी, इसीलिए इसे आप हाइड्रोफोबिक भी कहोगे। सही है। अब होता क्या है कि हमारे पास जो मौजूद है फॉस्फोलिपिड, इस फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स होती हैं जो आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलती हैं। क्या मतलब? लेट सपोज ये एक लेयर है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरी लेयर है फॉस्फोलिपिड की। सही। तो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स आपस में पैरेलल फैशन के अंदर अरेंज होती हैं, और इसे ही आप क्या कहते हो? इसीलिए आप इस सेल मेम्ब्रेन को फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हो। फॉस्फोलिपिड बाइक लेयर का मतलब है दो लेयर। तो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर अरेंज है, इसीलिए कुछ किताबें इसे फॉस्फोलिपिड बाय लेयर कहती हैं। अब एग्जाम में सवाल यह आएगा कि भाई ये वाला एनवायरनमेंट क्या है? बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, ये वाला सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है। तो अब एग्जाम में हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि भाई जो टेल होती है, ये टेल जो है वो आपका किसको फेस कर रही होती है? टेल एक दूसरे को फेस कर रही होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सही है। तो ये बेसिक बेसिक डायग्राम अगर आप क्लियर रखोगे ना, तो अपनी चीजें आपकी जहन में क्लियर रहेंगी। सही है। अब समझने वाली बात ये कि सर इसके अलावा भी कुछ होता है फॉस्फोलिपिड के अलावा? यस, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगर मैं आपसे एग्जांपल देता हूं, तो एग्जांपल हमारे पास है लिपिड। कितने परसेंट लिपिड होता है? अप्रोक्सीमेटली 50% आपको लिपिड मिलेगा। इसी तरीके से अप्रोक्सीमेटली आपको प्रोटीन मिलेगा, वो 50% मिलेगा। सर इसके अलावा कुछ पॉसिबल है? यस, हो सकता है कि भाई लिपिड कम हो जाए या प्रोटीन कम हो जाए, उसकी जगह आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल सकता है। तो 5 to 10% डिपेंड फ्रॉम द सेल टू सेल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिल सकता है, कितने परसेंट? 5 to 10%, ठीक है। 5 to 10%, बस। ये आपको सेल मेम्ब्रेन के। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे याद रखने वाली है वो ये कि एनिमल सेल में यहां पे अब अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मैं काम करता हूँ यही बना देता हूँ। सर ये देखो, यहां पे ये जो मैंने पर्पल से बनाया है ना, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। यहां पे आपको अंदर की साइड पे कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, और ये कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल सेल के अंदर मिलता है। प्लांट सेल में आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता, क्यों कैसे नहीं मिलता, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो टेंशन वाली बात है। सही है। अब सवाल ये होता है कि सर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? अब देखो, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, बहुत सारे मॉडल्स पे डिस्क्रिप्शन होती है। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सबसे पहला मॉडल जो जिसे कहा जाता है सैंडविच मॉडल। ये जो सैंडविच मॉडल है ना, ये सैंडविच मॉडल आपको क्या बताता है? ये बेसिकली डेविसन एंड डेनियल ने दिया था 1935 के अंदर, ठीक है। तो 1935 के अंदर ये मॉडल आया था, और ये मॉडल आपका ये कहता था, अगर आप इसकी पिक्चर देखोगे ना, मैं एक पिक्चर ले आता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इसके अंदर।
चलो इधर देखो। दिस इज द सैंडविच मॉडल। अगर आप गौर से देखो तो ये सैंडविच मॉडल आपको क्या बताता है? ये सैंडविच मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सैंडविच मॉडल आपको ये बताता है कि देखो, ये आपको नजर आ रही है फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, और इस फॉस्फोलिपिड बाय लेयर के ऊपर भी प्रोटीन मौजूद है और नीचे भी प्रोटीन मौजूद है। कभी आपने सैंडविच खाया है? सैंडविच के ऊपर देखा होगा कि दो ब्रेड्स होती हैं और ब्रेड्स के नीचे जो है ना वो आपकी फिलिंग होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसने कहा कि भाई फॉस्फोलिपिड की जो फिलिंग है ना वो दो ब्रेड्स के बिटवीन मौजूद है, इसीलिए इसे सैंडविच मॉडल कह दिया। ठीक है। इसके अलावा एक और मॉडल होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी समवॉट सैंडविच मॉडल जैसा ही था। सही है, तो ये आपने याद रखना है। अब सवाल ये होता है कि सर क्यों ये डिस्कार्ड हो गया, क्यों ये इसको सही नहीं माना जाता? तो उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, और उसका रीजन सिंपल सा ये है कि भाई हमारे पास जो सैंडविच मॉडल है ना, ये सैंडविच मॉडल जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपके सेल मेम्ब्रेन को देखा गया तो ये बात साबित हुई कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का नजर नहीं आता। ठीक है, दिस इज नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर हमारे पास जो मॉडल आता है उसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज इंपॉर्टेंट। वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि सवाल इसी से बनता है। चल फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बात करते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल देने वाले का नाम है, डिस्क्राइब करने का वाले का नाम है सिंगर एंड निकलसन। सही है, तो मैं उल्टा भी निकल लेता हूँ, निकलसन एंड सिंगर। इन्होंने ये मॉडल डिस्क्राइब किया था कब? अप्रोक्सीमेटली 1972 के अंदर। 1972 के अंदर सिंगर और निकलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या कहता है? मेरी बात गौर से सुनोगे, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। सही है, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी अगर आपने गौर से सुन लिया। बेटा बहुत सिंपल सी बात यह है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये कहता है कि एक समंदर है, और वो समंदर है लिपिड का। वो समंदर है लिपिड का। तो लिपिड का एक समंदर है, और लिपिड के समंदर के अंदर आपको, लेट सपोज ये लिपिड का समंदर है, इसमें आपको जगह जगह आइसबर्ग्स मिल रहे हैं। आपने आइसबर्ग देखे कभी? अगर एंटार्क्टिका की कोई वीडियो देखी हो तो एंटार्क्टिका की वीडियो के अंदर आप देखोगे समंदर में जगह जगह ना बर्फानी तोदे होते हैं। इनको कहते हैं आइसबर्ग्स या मोजाइक। तो ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ना, ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन एक समंदर है। किसका? लिपिड का, फॉस्फोलिपिड का। और उसमें जगह जगह आपको क्या मिल रहे हैं? मोजाइक मिल रहे हैं। मोजाइक इज द आइसबर्ग्स। मोजाइक क्या है भाई? प्रोटीन। तो जगह जगह आपको प्रोटीन मिल रहा है। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पे लेकर आता हूं एक डायग्राम, एंड दिस डायग्राम इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट अभी मैं उसकी बात भी कर। सही है, चलो ये डायग्राम हम यहाँ जो है ना वो पेस्ट करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इससे काफी सवाल बनेंगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, नम्स 2022 के अंदर या 21 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस डायग्राम से 3 या 4 सवालात बने थे। सही है, अब मेरी बात गौर से सुनना। ठीक है, मेरी बात अगर गौर से सुनोगे ना तो चीजें अच्छे से याद रहेंगी। अगर आप गौर से देखो तो यहां पे आपको नजर आएगा कि ये एक फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ये दूसरे फॉस्फोलिपिड की लेयर है। जगह जगह आपको प्रोटीन मिल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक समंदर के अंदर जगह जगह आपको आइसबर्ग्स मिलते हैं। अब याद रखना कि हमारे पास आइसबर्ग क्या है और समंदर क्या है, किससे किसको किससे तशबीह दी जाती है, ये याद रखने वाली बात है। सही है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सेल मेम्ब्रेन की ये वाली साइड और ये वाली साइड, या अगर मैं आपसे, चलो ऐसे नहीं पूछता, मैं आपसे कहता हूं कि पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन एक जैसी है, आप कहोगे नहीं सर पूरी सेल मेम्ब्रेन एक जैसी नहीं है। दिस इज द पास्ट पेपर क्वेश्चन दैट सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब यह है कि कई जगह पे इसकी थिकनेस ज्यादा है, कई जगह पे इसकी थिकनेस कम भी हो सकती है। तो सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल इन नेचर। एसिमेट्रिकल मतलब सेम नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। सही,
अब अगर आप गौर से देखो तो यहां पे आपको नजर आएगा कि फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है और ये फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर है। इन दोनों के बीच में आपको ये प्रोटीन मिल रहा है, ये प्रोटीन मिल रहा है, ये प्रोटीन मिल रहा है। अब अगर आप गौर से देखो तो यहां पे दो तरह के प्रोटीन मिल रहे हैं। कितनी तरह के प्रोटीन मिल रहे हैं? दो तरह के प्रोटीन मिल रहे हैं। और वो दो तरह के प्रोटीन कौन से? एक प्रोटीन देखो ये पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और एक प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन की एक साइड के ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो तरह के प्रोटीन हो गए जो आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। अब वो दो तरह के प्रोटीन कौन से? देखो, एक प्रोटीन वो है जो पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर रहा है, उसे आप कहते हो इंट्रिंसिक प्रोटीन, या उसे आप कहते हो इंटीग्रल प्रोटीन। जबकि दूसरी तरफ वो प्रोटीन, जबकि दूसरी तरफ वो प्रोटीन जो आपको सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की एक ही तरफ मिल रहा है, देखो एक तरफ मिल रहा है, इसे कहते हैं पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो दो प्रोटीन हो गए, दो तरह के प्रोटीन हो। उसके अलावा अगर आप गौर से देखो तो यहां पे आपको सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है। और सेम सवाल नम्स 2020 के अंदर आया हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल कहां प्रेजेंट होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर इस कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, तो ये कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा। सर फ्लूइडिटी क्या होती है? देखो, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ये कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल सेल के अंदर मिलेगा, एनिमल सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा, और ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है? फ्लूइडिटी का मतलब ये कि मेम्ब्रेन कितना फ्लूइड है, मेम्ब्रेन कितना फ्लूइड इन नेचर। जितनी ज्यादा फ्लूइडिटी होगी, जितनी ज्यादा फ्लूइडिटी होगी, चीजें उतनी आराम से एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगी या उतनी मुश्किल से दूसरी तरफ जाएंगी? सवाल है। सवाल यह है कि फ्लूइडिटी का मतलब है मेम्ब्रेन कितनी फ्लूइड है। अगर मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड होगी तो चीजें आराम से जाएंगी या मुश्किल से जाएंगी? चीजें आराम से जाएंगी। और अगर मेम्ब्रेन कम फ्लूइड होगी, मतलब मेम्ब्रेन सॉलिड टाइप होगी, तो चीजें मुश्किल से जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा फ्लूइडिटी उतनी ज्यादा एक्सचेंज आराम से होगा। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम करता है। यानी कि जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल उतनी कम फ्लूइडिटी, जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल उतनी कम फ्लूइडिटी। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को सॉलिड सॉलिड बिहेव करवाता है। यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल की तादाद किसी मेम्ब्रेन में कम होगी तो वो मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड होगी। अब सर सवाल ये होता है कि इस फ्लूइडिटी का फायदा क्या? लेट सपोज मैं बात करता हूं एक्सट्रीम एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरमेंट आ गया। अब जब एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरमेंट आ गया है ना, तो मेम्ब्रेन सॉलिड बन सकती है? बोलो, सवाल है। एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरमेंट, अब अगर एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरमेंट है तो मेम्ब्रेन सॉलिड बन सकती, फ्रीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब अगर मेम्ब्रेन फ्रीज हो जाएगी तो सोचो, ट्रांसपोर्ट आराम से होगी? नहीं होगी। तो मुझे मेम्ब्रेन को, चाहे कम टेम्परेचर हो चाहे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, दोनों टेम्परेचर्स के अंदर क्या करना है? दोनों टेम्परेचर्स के अंदर मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर के अंदर रखना है। तो ये जो चीज है ना, ये फ्लूइडिटी जो है वो ये काम कर रही होती है। अब सर सवाल ये होता है कि प्लांट के अंदर तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, वहां पे कौन काम करता है? वहां पे जब आप अभी थोड़ी देर में स्ट्रक्चर पढ़ोगे फॉस्फोलिपिड का, तो आपको समझ में आएगा ये जो आपकी टेल है ना, ये टेल मिलके बनी होती है हाइड्रोकार्बन से। और प्लांट क्या करता है, जब एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट आती है ना,
कोल्ड एनवायरनमेंट का मतलब है बहुत ठंड आ गई, तो प्लांट को मेम्ब्रेन को फ्रीज होने से बचाना है। प्लांट क्या कहता है, इस फॉस्फोलिपिड के अंदर ये जो मेम्ब्रेन, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है ना, इसमें अनसैचुरेटेड फैट हाइड्रोकार्बन की तादाद बढ़ा देता है, जिससे मेम्ब्रेन जो है वो इतनी आराम से फ्रीज नहीं होती। अनसैचुरेटेड की वजह से मेम्ब्रेन इतनी आराम से फ्रीज नहीं होती। सही। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। उसके अलावा अगर आप गौर से देखो तो यहां पे आपको नजर आएगा कि जगह जगह आपको ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन मिल रहा है। ये रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, और रिसेप्टर वो चीज होता है जो सिग्नल को डिटेक्ट करता है। सिंपल। सही। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि हमारे पास जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है या इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है ना, यही मेम्ब्रेन को, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये सवाल आया है 2024 के आईबीए के पेपर के अंदर, आईबीए एमडी कैट के अंदर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मेक्स द मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है उसको अभी हम देखेंगे। बस इतना याद कर लो कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब यह है कि मेम्ब्रेन को पता है कि किस चीज को अंदर भेजना है और किस चीज को अंदर नहीं भेजना। मेम्ब्रेन अपनी मर्जी से हर चीज को अंदर नहीं भेजेगी, बल्कि मेम्ब्रेन जानती है कि किस चीज को भेजना है, किस चीज को नहीं भेजना। इसे ही आप कहते हो डिफरेंशियली परमिएबल। तो मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिवली परमिएबल है या डिफरेंशियली परमिएबल है, वो इसी प्रोटीन की वजह से। क्यों? अब जरा गौर से सुन लो, मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि लेट सपोज बाहर कोई नॉन पोलर चीज है। ये नॉन पोलर चीज आराम से सेल मेम्ब्रेन से गुजर के दूसरी तरफ जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है, अगर इसका साइज छोटा है और अगर जो है वो ये नॉन पोलर है। तो सिंपल, ये क्योंकि मेम्ब्रेन का ये वाला पार्ट क्या है, ज्यादा पार्ट नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर से नॉन पोलर आराम से गुजर जाएगा। बट लेट सपोज अगर कोई चीज ऐसी है जैसे कोई आयन है जो पोलर है, उसको गुजर के जाना है, तो क्या ये सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर सकता है? नहीं कर सकता। अब अगर आयन को गुजर के जाना है, क्योंकि आयन पोलर है, तो उसको, उसके लिए एक स्पेशल जगह चाहिए होगी, और प्रोटीन क्या करता है, यही ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारे पास जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं ना, ये इंटीग्रल प्रोटीन नॉर्मली आयंस की मूवमेंट करवाते हैं। अब ये इंटीग्रल प्रोटीन भी दो तरह के होते हैं, बस इनके नाम सुनना है, इनके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ना। सही है। एक होता है जिसे कहते हो चैनल प्रोटीन, और एक होता है जिसे कहते हो कैरियर प्रोटीन। सर दोनों के अंदर फर्क जरा बता दें। बिल्कुल बताया। तो देखो, चैनल प्रोटीन वो होता है जो चैनल प्रोवाइड करता है। चैनल का मतलब है रास्ता प्रोवाइड करता है सिर्फ, बस यहां से चीज गुजर के यहां से यहां चली जाएगी। जबकि कैरियर प्रोटीन वो होता है जो कैरियर की तरह पे काम करता है। कैरियर की तरह का मतलब, भाई लेट सपोज किसी चीज को ट्रांसपोर्ट होना है, तो दो मॉलिक्यूल यहां पे जुड़ जाएंगे और फिर दो मॉलिक्यूल अंदर चले जाएंगे। तो हमारे पास जो कैरियर प्रोटीन है ना, ये कैरियर प्रोटीन नॉर्मली जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाता है। ठीक है, अभी हम वो भी देखेंगे, तो इसके लिए जो है वो टेंशन वाली बात नहीं। सही है। तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया जो आपने याद रखना। सही है। अब आ जाते हैं हम आगे, और अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द सेल। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। चलो, अब आ जाते हैं हम फंक्शंस के ऊपर। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? तो भाई सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन को पता है किस चीज को अंदर भेजना है और किस चीज को अंदर नहीं भेजना। तो सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर मेजर रोल प्ले करेगी। मतलब एक चीज, जगह से दूसरी जगह चीज को भेजने के लिए सेल मेम्ब्रेन का मेजर काम ट्रांसपोर्ट के अंदर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने वाली ये है कि सेल मेम्ब्रेन आपके साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सही है, ये मेजर फंक्शंस। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात
सर आपने इंट्रिंसिक प्रोटीन का फंक्शन बता दिया कि जो भी चीज जो है वो नॉर्मली आयनिक होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। सर आपने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का तो बताया नहीं। अब देखो लेट सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। अब ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ना कभी कभी एंजाइम की तरह काम करता है। एग्जाम्पल देता हूं, आपने कभी ना कभी अपने इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ा होगा, एक एंजाइम है जिसका नाम है एडेनाइल साइक्लेस। ये जो एडेनाइल साइक्लेस है ये क्या है? बेसिकली ये एडेनाइल साइक्लेस एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और ये एडेनाइल साइक्लेस क्या करता है? ये एडेनाइल साइक्लेस एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट करता है। और यही काम एक्सटेंसिव प्रोटीन का भी होता है कि एक्सटेंसिव प्रोटीन समवॉट एंजाइम की तरह भी काम करती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो आपके याद होने चाहिए। सर आपने ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन नहीं बताया, ग्लाइकोलिपिड का फंक्शन नहीं बताया, तो आओ उसको भी यहीं पे हम देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी हम जल्दी से यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि वो भी जो है वो कहीं ना कहीं यही जो है वो काम आ रही होंगी। देखो अगर मैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की बात करूं, ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड की बात करूं, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? सेल के ऊपर मौजूद होती है और ये रिसेप्टर का काम करती है। लेट सपोज कोई चीज बाइंड करेगी और अपना मैसेज लेकर जाएगी तो ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ना सिर्फ ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, बल्कि आप पढ़ोगे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के ऊपर जो एंटीजन होता है ना वो भी ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये कि लेट सपोज ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। इन तीनों सेल को जोड़ के रखने के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। और ये जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल होते हैं ना इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल एडेशन मॉलिक्यूल मतलब सेल को जोड़ के रखने, ग्लू की तरह का काम कर रहे हैं। सही है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा अब हमारा जो असल टॉपिक है ना वो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सही है, उसको हमने पढ़ना है। ओके, now we are going to discuss about the transport across the cell membrane. ठीक है, this is the last topic of today's class. ठीक है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की कहानी क्या है? देखो एक बात बहुत सिंपल सी है कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है। सही है, अब एक ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसके अंदर एनर्जी लगती है एंड दैट इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द सेकेंड वन इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। अब दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है ये जरा सुनना गौर से। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और वो बहुत सिंपल सी चीज क्या है? वो बहुत सिंपल सी चीज ये है कि लेट सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अनदर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको कह लो ए, इसको कह लो बी। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है? लेट सपोज एक सब्सटेंस है, इसकी कंसेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है और मुझे इसको सेल के अंदर लेकर जाना है, सेल में इसकी कंसेंट्रेशन कम है। तो अब अगर आप देखो तो क्योंकि बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है अंदर कंसेंट्रेशन कम है, तो नॉर्मली हर चीज हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होती है। तो यहां पे मुझे किसी भी किस्म की कोई एनर्जी नहीं लगेगी और ये चीज बाहर से अंदर आ जाएगी। ऐसी ट्रांसपोर्ट को आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब लेट सपोज बी के अंदर ये चीज कम है, सही है, और सेल के अंदर ये ज्यादा है। भले से बाहर ये चीज कम है, सेल के अंदर ये ज्यादा है, बट मुझे फिर भी इसको अंदर लेकर आना है। तो अब क्योंकि बाहर कंसेंट्रेशन कम है अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है और नॉर्मली हर चीज हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जाती है। अब क्योंकि मैं इसको अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट लेकर आऊंगा तो आई नीड सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द एक्टिव
ट्रांसपोर्ट, इसे आप कहोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आ जाते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के फर्दर ऊपर के। पैसिव ट्रांसपोर्ट कितनी तरह की होती है, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या हमने पढ़ना, सही है। चलो चलो अब इधर देखना भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो अब इधर आ जाओ। चलो अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट तीन तरह की होती है। कौन सी तीन तरह की? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन, जो बहुत सिंपल होती है। हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट हो रही है, जिसे आप डिफ्यूजन कह रहे हो, ठीक है। द सेकेंड वन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। अगर वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही है, दैट इज द ऑस्मोसिस। और तीसरी होती है दैट दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या चीज होती है? अब मेरी बात गौर से सुनना। लेट सपोज मैं मान के चलता हूं ये मेम्ब्रेन है, कोई सब्सटेंस है यहां ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो नॉर्मली इसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ जाना चाहिए। बट मसला ये है कि ये जो सब्सटेंस है ना, या तो ये पोलर है, या जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है ना, वो ज्यादा है। अब भले से अगर ये पोलर है और इसकी कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, तो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। अब अगर मुझे इसको सेल के अंदर लेकर आना है, तो आई नीड सम काइंड ऑफ फैसिलिटेशन। मुझे किसी ना किसी तरह इसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। और वो फैसिलिटेट मैं कैसे करूंगा? यहां पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जिन प्रोटीन्स के जरिए ये चीज बाहर से अंदर आएगी। कोई एटीपी नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर से अंदर आ रही है बिना इन फेवर ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो दैट्स वाई, क्योंकि यहां पे चीज अंदर आ रही है और वो चीज पोलर है, बाहर उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है। तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट को, जिस जहां पे हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन आप किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, बट वो चीज क्योंकि पोलर है या उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो इस वजह से वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही। उसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए। ऐसी ट्रांसपोर्ट को आप कैसे? फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ही, बट उसको फैसिलिटेट कर रहे हो। इसकी एग्जांपल में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मैं चार्ट आपको बनवा रहा हूं ना, ये चार्ट आपने ऐसे ही याद करना है। दिस चार्ट इज सिमिलर, और आपने ऐसे ही याद करना है इसको। ये एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, सही है। चलो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना तीन तरह की होती है, दो तरह की होती है बेसिकली। एक होती है वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट, जो हमने पढ़नी है। हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ना वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट है। और एक होती है पंप ट्रांसपोर्ट। इसे आप पंप ट्रांसपोर्ट को प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो, बट हमने ये पढ़ना नहीं। मैं प्राइमरी एक्टिव तो फिर भी आपको पढ़ा दूंगा, बट हमने ये पढ़ना नहीं, सही है। हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ना वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट है। अब वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट भी दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की। अगर तो सेल के बाहर कोई चीज जा रही है, उसे कहते हो एक्सोसाइटोसिस। और अगर सेल के अंदर कोई चीज आ रही है, उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। फिर एंडोसाइटोसिस भी फर्दर दो तरह की है। ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही आपने याद रखना है। एंडोसाइटोसिस भी फर्दर दो तरह की। एक है जिसे आप कहते हो फेगोसाइटोसिस, और एक है जैसे आप कहते हो पिनोसाइटोसिस।
दोनों के अंदर फर्क क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। सही, सुनते जाना, अपनी चीजों को आसान करते जाना। देखो, सबसे पहले हमने वेजिकुलर पंप ट्रांसपोर्ट में पढ़ा देता हूं, फिर आपको वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करूंगा। पंप ट्रांसपोर्ट क्या होती है? देखो, आपने किसी जगह पढ़ा होगा, एक पंप होता है जिस पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? ये वही पंप है जो आप पढ़ रहे हो, सोडियम पोटेशियम पंप। इस पे हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम पढ़ेंगे आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ना, ये एग्जाम्पल है प्राइमरी एक्टिव पंप की। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि आप 3 सोडियम को सेल से बाहर लेकर जाते हो और उसके बदले में दो दो पोटेशियम अंदर आते हैं। सही है। इसके अंदर डायरेक्टली एटीपी लगता है, तो इसे आप कहते हो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सही है। सेकेंडरी एक्टिव क्या होती है भूल जाओ, बस आपने पंप समझ लिया तो आपके लिए काफी है। अब हमने असल जो चीज समझनी है, दैट इज द वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, उसको हमने अच्छे से पढ़ना है। तो उसके लिए मैं एक पिक्चर ले आता हूं आपके लिए, ताकि ना आप लोग के लिए भी चीजें आसान होती जाएं। ओके, दिस इज द पिक्चर। अच्छा, अब इसको देखना गौर से। ये देखो, दिस इज एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या होती है? अगर आप देखो तो मुझे लेट सपोज इस पूरी चीज को सेल के अंदर लेकर आना। अब अगर मुझे इस पूरी चीज को सेल के अंदर लेकर आना है, तो होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है, इस चीज को अपने अंदर बंद करती है और इसका वेसिकल बना के सेल के अंदर लिया। अगर तो ये सॉलिड पार्टिकल है तो इसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अगर ये लिक्विड है तो इसे आप कहोगे पिनोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड आपने नहीं पढ़ना। सही है। तो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, जहां पे आप चीजों को सेल के अंदर लेकर जाते हो। अब एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? लेट सपोज ये सेल मेम्ब्रेन, अब ये एक चीज है जो मुझे सेल से बाहर भेजनी है और इसके अंदर बहुत सारी चीज, बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है, ये बहुत कोई सॉलिड भरा हुआ है। तो होता क्या है? ये सेल, ये जो चीज है ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाती है और वहां पे जाके ये फ्यूज कर जाती है सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, तो अगर आप यहां देखोगे तो, हाँ, ये फ्यूज कर गई। ये देखो, ये फ्यूज कर गई सेल मेम्ब्रेन के साथ और जो भी चीज थी वो सेल से बाहर निकली। दिस इज सिंपली कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो आपने बेसिक ट्रांसपोर्ट पढ़ ली और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक भी एंड हो गया।